हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का तीसरा लेक्चर का पहला पार्ट कराने वाला हूं। ठीक है, तीसरे लेक्चर का पहला पार्ट कराने वाला हूं। तो ये जो तीसरा लेक्चर है इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या पढ़ना हम लोग। सबसे पहले टाइटल देखिए तब आप लोग समझ में आ जाएगा। तो इसका टाइटल है फंक्शन, क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। ठीक है, तो हमें देखिए कार्बोहाइड्रेट का पढ़ना है फंक्शन, क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स। फैट का पढ़ना है फंक्शन, क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स। इसी प्रकार विटामिन का पढ़ना है, मिनरल का पढ़ना है, विटामिन और प्रोटीन का पढ़ना है, वाटर का पढ़ना है। इसीलिए हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन, क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। 2 का देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में चारों का देख लेंगे। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में इसको खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है। ठीक है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कार्य, इसका हिंदी में मतलब है इस लेक्चर का कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल के कार्य, वर्गीकरण, आवश्यकता, उपलब्धता और स्रोत। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का कार्य। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करके दिन भर की गतिविधियों को संभालने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, चीनी, फल आदि में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अनाज, चीनी, फल आदि में पाए जाते हैं। इनकी उपयोगिता शरीर में ऊर्जा के रूप में होती है, जो सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग अवशोषित होता है। ठीक है, तो समझिएगा कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। ये शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करके दिन भर की जो भी गतिविधियां होती है उनको संभालने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे, खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ समझिएगा आप लोग। खाने योग्य पदार्थ जैसे अनाज, चीनी, फल आदि में पाए जाते हैं। इनकी उपयोगिता शरीर में ऊर्जा के रूप में होती है, जो सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज रूप में अवशोषित होते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग अवशोषित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है, जिससे सभी कार्यों को सही ढंग से संचालित किया जा सके। ये भोजन का मुख्य स्रोत होता है और उचित मात्रा में खाने से सेहत और उत्तेजना भी बनी रहती है। इसके अलावा ये शरीर में ऊर्जा की भंडारण का भी कार्य करता है, जिससे अगर जरूरत पड़ी तो ऊर्जा की आपूर्ति कर सके। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये हमारे शरीर में ऊर्जा के भंडारण का कार्य करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा के भंडारण का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम आज खाना नहीं, जैसे मान लीजिए व्रत समझिएगा, जब सभी लोग व्रत रहते हैं ना, तो उस समय जब व्रत रहते हैं कुछ खाते नहीं, तो उस समय कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ऊर्जा को भंडारित करके रखा होता है। उसके बाद जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वह क्या करता है, उसकी आपूर्ति कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह ऊर्जा का भंडारण करता है, जिसे अगर जरूरत पड़ी तो आपूर्ति भी कर सकता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है समझ गए होंगे। कुल मिला जुलाकर कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, जो हमारे शरीर की सही गतिविधियों को बनाए रखने में मदद करता है। उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने से शरीर में ऊर्जा का असर बना रहता है और हम दिन भर की गतिविधियों को सही ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है समझ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों में प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये खाने में मुख्य रूप से अनाज, चीनी, फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, यह निम्नलिखित प्रकार में विभाजित होते हैं, जिनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड एकल या सरल शुगर होता है। मोनोसेक्राइड एकल या सरल शुगर होता है,
जिनमें एकल कार्बनिक रेसेमिक मॉलिक्यूलर या रेसेमिक अणु होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड एकल या सरल शुगर होते हैं जिनमें एकल कार्बनिक रेसेमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। दूसरा है डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड ये दो मोनोसेक्राइड के समन्वय से बना होता है। देखिए, मोनोसेक्राइड तो अलग बात होगी, इसका डाइसेक्राइड क्या होता है? डाइसेक्राइड जो होता है जब दो मोनोसेक्राइड से मिलकर डाइसेक्राइड बनता है, इसीलिए इसे डाइसेक्राइड बोले जाते हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, चीनी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, और माल्टोज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है? जैसे सुक्रोज हो गया, चीनी हो गया, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। उसका लैक्टोज हो गया तो यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। इसी प्रकार माल्टोज हो गया तो यह दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है। तो डाइसेक्राइड क्या होता है समझ गए? यह दो मोनोसेक्राइड के समन्वय से बनता है। दो मोनोसेक्राइड के समन्वय से बनता है मतलब देखिए, सुक्रोज जो है यह डाइसेक्राइड, यह दो मोनोसेक्राइड से बनता है। जैसे ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? सुक्रोज बना है। इसी प्रकार लैक्टोज जो है यह डाइसेक्राइड है, यह एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से मिलकर बना है। उसी प्रकार से माल्टोज दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो डाइसेक्राइड समझ गए होंगे। इसका तीसरा पॉलीसेक्राइड। तो यह जो पॉलीसेक्राइड होता है यह अनेक मोनोसेक्राइड के समूह से मिलकर बना होता है। डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड के समूह से मिलकर बना होता है, दो सेक्राइड के समन्वय से बना होता है। और जो पॉलीसेक्राइड है यह अनेक मोनोसेक्राइड के समूह से बना होता है और लंबी श्रृंखला वाला होता है। जैसे उदाहरण के लिए स्टार्च आलू, अनाज, बीट आदि में पाया जाता है। ग्लिकोजेन मांसपेशियों में पाया जाता है और यह ऊर्जा का भंडार करता है। इसी प्रकार फाइबर जो है यह खाद्य खनिजों में पाया जाता है और पाचन प्रक्रिया को सुधारता है। तो यह तीन विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे आहार में मिलते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और फंक्शन समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसका रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। देखिए, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्या है मतलब समझिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। एक खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और सही तरह से शरीर के अन्य कार्यों को संभालते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि शर्करा, स्टार्च और फाइबर। शर्करा, स्टार्च और फाइबर। जैसे पहला पॉइंट है ऊर्जा प्रदान करना। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे व्यक्ति अपने दिनचर्या को संभाल सकता है। दूसरा है शारीरिक सक्रियता के लिए आवश्यकता। तो कार्बोहाइड्रेट्स मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शारीरिक सक्रियता को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। तीसरा है मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण। तो इनकी उपस्थिति से मस्तिष्क का सही कामकाज बना रहता है और सही मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण होता है, मस्तिष्क के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसकी उपस्थिति से मस्तिष्क का सही कामकाज बना रहता है और सही मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है आहार में विविधता। तो अनाज के उत्पाद, फल, सब्जियां और अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होते हैं। ठीक है, अन्य कार्बनिक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत होते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि आप सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लें और उन्हें स्वस्थ खाद्य पदार्थों से प्राप्त करें। अधिक मात्रा में यदि आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे कि अत्यधिक शक्कर और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ज्यादा शुगर खाने से क्या होता है? ज्यादा चीनी खाने से शुगर हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको एक लिमिट मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा यूज करें, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक लेवल में होना चाहिए। इसलिए सही मात्रा और सही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना आवश्यक होता है। तो यही थी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर होती है? पॉइंट में यदि आपको लिखना है तो आहार में विविधता के लिए मैंने बताया कि अनाज के उत्पाद, फल, सब्जी और अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण होता है, शारीरिक सक्रियता के लिए आवश्यक होता है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए, छोटा छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद भी करना है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है और लेक्चर में भी दिया है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं, इसका हमने रिक्वायरमेंट देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, फंक्शन देख लिया। अब देखेंगे अवेलेबिलिटी एंड सोर्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स मतलब कहने का यह है कि उपलब्धता और स्रोत। तो खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता और स्रोत आमतौर पर अनाज, फल, सब्जियां और गैर शाकाहारी पदार्थों में पाई जाती है। गैर शाकाहारी का मतलब यह कि जो शाकाहारी ना हो। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की जो भी उपलब्धता होती है और स्रोत होता है वह आमतौर पर
अनाज, फल, सब्जियां और गैर शाकाहारी पदार्थों में पाई जाती है। ये पदार्थ आपकी डाइट में मुख्य ऊर्जा का स्रोत होती है। जो पदार्थ होते हैं आपकी डाइट में मुख्य ऊर्जा का स्रोत होते हैं। जैसे अनाज हो गया, तो अनाज में क्या होता है, गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा और ओट जैसे अनाज मुख्य कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। ये जो मैंने अनाज बताया आप लोगों को, यह कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अनाज आपको फाइबर भी प्रदान करते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को सुधारता है। ठीक है, तो गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा और ओट जैसे अनाज मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्रोत होते हैं। यह अनाज आपको फाइबर भी प्रदान करते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को सुधारता है। अगला है फल। तो फलों में फल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज जैसे अनुपातिक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे आम, केला, सेब, संतरा, अनार और अन्य फलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो फलों में फल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज जैसे अनुपातिक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। आम, केला, सेब, संतरा, अनार और अन्य फलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला है सब्जियां। तो फलों की तरह सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू, गाजर, मटर, टमाटर, शलगम और प्याज जैसी सब्जियां इनमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो फलों की तरह सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू, गाजर, मटर, टमाटर, शलजम और प्याज जैसी सब्जियां इसमें सम्मिलित होती हैं। अगला है गैर शाकाहारी पदार्थ। तो गैर शाकाहारी में दूध, दूध से बने उत्पाद में लैक्टोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत होता है। इसके अलावा चीनी, मक्खन, रोटी, पास्ता, अनारसा, ब्रेड जैसी चीजें भी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं। ठीक है, तो दूध और दूध से बने उत्पादों में लैक्टोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होता है। इसके अलावा चीनी, मक्खन, रोटी, पास्ता, अनारसा और ब्रेड जैसी चीजें भी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं। यह स्रोत आपको दैनिक डाइट में कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता का सारांश प्रदान करती हैं। इन्हें संतुलित तरीके से सेवन करके आप अपने शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे मिनरल हो, चाहे विटामिन, चाहे वाटर, वाटर को छोड़कर यदि कुछ भी आप लोग अधिक मात्रा में करेंगे, जैसे आवश्यकता से अधिक लेंगे तो आपको नुकसान करेगा। ठीक है, इतना जान लीजिए। तो हमने क्लासिफिकेशन, फंक्शन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है फैट का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फैट। तो वसा का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और शरीर के स्वस्थ फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। तो पहला ऊर्जा आपूर्ति। देखिए पहले सबसे पहले जान लीजिए वसा जो होता है, इसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं, हिंदी में चर्बी बोलते हैं, वसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको चर्बी भी बोलते हैं। तो यह क्या करता है, ऊर्जा की आपूर्ति करता है। हम लोग इसका कार्य देख रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा की आपूर्ति करता है। वसा या फैट शरीर को ऊर्जा के रूप में उपयोग होने के लिए संचित करता है। जब शरीर को आवश्यकता होती है तो यह वसा ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति। तो क्या बोला है, शरीर को ऊर्जा के रूप में उपयोग के लिए संचित करता है। शरीर को ऊर्जा के उपयोग के लिए संचित करता है, मतलब स्टोर करता है। जब शरीर को आवश्यकता होती है तो यह वसा ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। अगला है इंसुलिन और शरीर की सुरक्षा। तो इंसुलिन समझिएगा इसको। ठीक है, वसा शरीर के इंसुलिन और या इंसुलेशन का कार्य करता है, जिससे शरीर को ठंडे और गर्मियों के प्रभाव से बचाया जाता है। साथ ही यह वित्तीय तौर पर अंदरूनी इंसुलिन प्रदान करता है। ठीक है, तो इंसुलिन और शरीर की सुरक्षा किस प्रकार से करता है आप लोग समझ गए होंगे कि वसा जो होता है शरीर के इंसुलिन का कार्य करता है, जिससे शरीर के ठंडे और गर्मी के प्रभाव से बचाया जाता है। साथ ही यह वित्तीय तौर पर अंदरूनी इंसुलिन को या इंसुलिन प्रदान करता है। अगला विटामिन और खनिजों का परिवहन। तो वसा जो होता है, फैट जो होता है, विटामिन और खनिजों को अच्छी तरह से प्रभावी रूप से परिवहन करने में मदद करता है। यह विटामिन ए, डी, ई और के की जरूरी धड़कन करने के लिए आवश्यक होता है। अगला सेल संरचना। तो वसा सेल की मेम्ब्रेन की संरचना को सहायता प्रदान करता है और सेल सुरक्षित रूप से काम करने में मदद करता है। अगला है हार्मोन प्रतिष्ठापन। तो वसा हार्मोनों के निर्माण में मदद करता है, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन जो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला है फैट सॉल्युबल विटामिन का भंडारण। तो वसा विटामिन ए, डी, ई और के को भंडारित करने में कार्य करता है और ये विटामिन आवश्यकता के समय उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो यही था फंक्शन ऑफ फैट, फैट के कार्य। ठीक है, आगे चलते हैं। जलने और गर्म हवा से सुरक्षा। तो वसा गर्मियों और जलने से बचाव करने में मदद करते हैं तथा बॉडी हीट को नियंत्रित करने में सहायता करता है। वसा जो होता है हमें जलने से बचाता है, मतलब यदि हम लोग आग के पास रहेंगे तो हमें जो कुछ टाइम तक आग सहन करने की जो क्षमता देता है वह देता है कौन सा, फैट देता है। अगला लिपिड मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण। तो वसा लिपिड मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और शरीर के लिपिड लेवल्स को संरक्षित रखता है। यदि विस्तार से कहे तो वसा शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और यह सावधानी से सेवन किया जाना चाहिए ताकि शरीर के सारे फंक्शन सही तरीके से चल सके।
ठीक है। अब देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो पहला आता है सेचुरेटेड और सॉलिड फैट, सेचुरेटेड या सॉलिड फैट। तो यह वसा उस रूप में होती है जो कमर में जमा रहती है और शरीर को अतिरिक्त एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, ये देखिए जो सेचुरेटेड और सॉलिड फैट होता है ना, यह कमर जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, स्टोर होता है और शरीर को अतिरिक्त एनर्जी प्रदान करता है। इसमें अधिकतर कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे हृदय समस्याएं हो सकती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है, कैसे आती है, कैसे हार्ट अटैक आता है, 3 बार में कैसे सब लोग बोलते हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो सेचुरेटेड और सॉलिड फैट होते हैं, यह वसा उस रूप में होते हैं जो हमारे कमर में स्टोर होता है और शरीर को अतिरिक्त एनर्जी प्रदान करता है। इसमें अधिकतर कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे हृदय समस्याएं हो सकती हैं। अगला अनसेचुरेटेड और लिक्विड फैट। तो ये वसा तरल अवस्था में होती हैं। अनसेचुरेटेड या लिक्विड फैट जो होता है यह तरल अवस्था में होता है और स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पर अल्प प्राकृतिक कोलेस्ट्रॉल होता है जो शरीर के लिए अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो यह हो गया अनसेचुरेटेड और लिक्विड फैट। अगला है ट्रांस फैट। तो यह एक प्रकार की केमिकल रेखा होती है जो प्रकृति में पाई नहीं जाती है। यह एक प्रकार की केमिकल रेखा होती है जो प्रकृति में पाई नहीं जाती है। इसे तेल या वसा में से नहीं पाया जाता है। ठीक है, ट्रांस फैट जो होता है यह एक प्रकार की केमिकल रेखा होती है जो प्रकृति में पाई नहीं जाती है। इसे तेल या वसा में से ही नहीं पाया जाता बल्कि इसे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। यह सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है और हृदय रोग समस्याएं पैदा कर सकता है। ठीक है, जो ट्रांस फैट होता है तो यह क्या होता है, यह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, इतना जान लीजिए आप लोग। तो यह था इसका क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन में अगला पार्ट है या अगला टाइप है मोनो अनसेचुरेटेड फैट। मोनो अनसेचुरेटेड फैट, ठीक है, तो यह वसा है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होती है जिससे यह दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे जैतून का तेल, मक्खन और बादाम, यह सब क्या करते हैं, यह हमारे हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मोनो अनसेचुरेटेड फैट जो होता है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला है पॉली अनसेचुरेटेड फैट। तो इसमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होती है जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ये वसा जैसे कि सूरजमुखी का तेल, साफ तेल और समुद्री मछली में पाई जाती है। पॉली अनसेचुरेटेड फैट जो होता है इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह वसा सूरजमुखी के तेल, साफ तेल और समुद्री मछली में पाई जाती है। ठीक है, यह सभी वसा प्रकार आहार में मौजूद होते हैं और इन्हें संतुलित रूप से खाने से शरीर को उपयोगी फायदे होते हैं। तथापि अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करने से सेहत को हानि पहुंच सकती है, इसलिए इनका संतुलित मात्रा में सेवन करना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कोई भी चीज हो यदि आप लोग आवश्यकता से अधिक खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा, कुछ भी हो। अब देखेंगे इसका रिक्वायरमेंट, इसकी क्या आवश्यकता है। तो फैट एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। फैट जो होता है एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। शरीर के लिए फैट की आवश्यकताएं निम्नलिखित होती हैं। ठीक है, पहला सतत ऊर्जा, कंटिन्यूअस एनर्जी। तो चर्बी शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है और सामान्य शरीर की गतिविधियों को संभालने में मदद करता है। ठीक है, मतलब सतत ऊर्जा देता रहता है, यह शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन, चर्बी बोलता है इसे। देखिए यहाँ पे चर्बी लिखा गया, इसे फैट समझिएगा। ठीक है, फैट या वसा समझिएगा। तो वसा शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है और सामान्य शरीर की गतिविधियों को संभालने में मदद करता है। अगला विटामिन अवशोषण। तो चर्बी निश्चित प्रकार के विटामिनों के अवशोषण को सुनिश्चित करती है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। चर्बी जो होती है या फैट जो होता है वह निश्चित प्रकार के विटामिनों के अवशोषण को सुनिश्चित करता है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। अगला है सेल संरचना। तो चर्बी या वसा या फैट सेलों की संरचना में भूमिका निभाती है और शरीर की संरचना और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। मतलब सेल संरचना मतलब कोशिका का निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, जो फैट होता है सेलों की संरचना में या कोशिका का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाता है और शरीर की संरचना और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। आगे चलिए देखते हैं हार्मोन संतुलन। तो यह शरीर के अंदर विभिन्न हार्मोनों के संतुलन में मदद करती है जो शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो यह शरीर के अंदर विभिन्न हार्मोनों के संतुलन में मदद करती है जो शारीरिक कार्यों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो फैट के प्रकार जो होते हैं वो विभिन्न होते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। सही मात्रा में सही प्रकार की चर्बी का सेवन करना या फैट का सेवन करना सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि अधिक मात्रा में फैट का सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फैट जो होते हैं इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। सही मात्रा में सही प्रकार की फैट का सेवन करना सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि अधिक मात्रा में
फैट का सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा भोजन जो सही प्रकार के फैट प्रदान करता हो और साथ ही अन्य पोषक तत्वों से भरपूर हो वह स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सही मात्रा में फैट का सेवन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे और सार्वभौमिक संतुलन बनाए रखे। अगला है अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ फैट, मतलब उपलब्धता और स्रोत। इसकी क्या उपलब्धता और स्रोत क्या है तो देखते हैं। फैट जो कि खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ फैट के कुछ मुख्य स्रोतों के बारे में विशेष जानकारी दी गई, जिसमें पहला है तेल, ऑयल। तो तेल को खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह खाने में स्वादिष्टता और मजेदार परिवर्तन लाता है। सबसे आम तेलों में सरसों का तेल, तिल का तेल, सुअर का तेल, नारियल का तेल और तेलियों में उपयुक्त अनाजों के बीजों से निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमें फैट प्राप्त होता है। ठीक है, इससे उपलब्ध होती है फैट, यही स्रोत है फैट का। अगला है मक्खन और घी। तो मक्खन और घी से दूध निकाले जाने वाले उत्पाद हैं और इनमें भी फैट की अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगला है दूध उत्पाद। दूध उत्पाद से बने उत्पादों में भी फैट पाई जाती है, जैसे कि दही, पनीर, मक्खन, घी, कुछ भी हो उसमें फैट पाया जाता है। आगे देखते हैं मांस और मछली। तो मांस और मछली भी अच्छी मात्रा में फैट प्रदान करते हैं। यहाँ गो मांस, मुर्गी, मछली और अन्य जैविक पदार्थ शामिल होते हैं, ये सब अच्छी मात्रा में फैट को प्रदान करते हैं। अगला है नट्स और बीज। तो नट्स और बीज भी अच्छे फैट स्रोत होते हैं, इनमें बादाम, काजू, अखरोट, मखाना और अन्य बीज शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह था आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन लेक्चर सेकेंड का पहला पार्ट, सॉरी लेक्चर थर्ड का पहला पार्ट, जो कि मैंने आप लोग बताया फंक्शन, क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जो कि आपका हो गया 21 मिनट का यही 2 टॉपिक। इसीलिए मैं आपको 2 या 3 पार्ट में इसको कराऊंगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर करा दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।